हेलो एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। अगेन आज का लेक्चर जो हमारा है ये होगा एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछे गए इंग्लिश के एक पेपर को। आज हम पेपर नंबर 22 करने वाले हैं जो पूछा गया था 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को, यानी कि अब से पहले हमने जितने भी 21 क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसएससी सीएचएसएल 2020 इंग्लिश पेपर का एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल इंग्लिश चाहे प्रीलियम्स हो या मेंस हो, एसएससी सीजीएल मैथ्स प्रीलियम्स या मेंस हो, आप इनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, आपको लिंक मिलेगा सारे प्लेलिस्ट का, आप जा करके उनको देख सकते हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक को साथ में लेकर के बैठिए और पेन को, ताकि आप भी सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकें और रेकन कर सकें कि आपने जो किया है वो कितना सही है या गलत। बिल्कुल पेपर जो है वो एग्ज़ाम से ही लिया गया है 2020 का, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। और आप चाहें तो आप अपने आंसर्स को हमारे कॉमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिविड, LIVID, और हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है सिनोनियम। सिनोनियम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, सेम विद सेम मीनिंग। सो लिविड का मीनिंग क्या होगा? टिमिड, फ्यूरियस, लाइवली या माइल्ड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरना, लाइवली मतलब फुल ऑफ एनर्जी, माइल्ड मतलब हल्का, फ्यूरियस मतलब गुस्से में होना। सो अब इसके जो आंसर्स हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको लिविड का मीनिंग याद है तभी आप कर पाएंगे, बिकॉज ऑप्शन से तो नहीं पता चल रहा कौन सा होना चाहिए। सो लिविड का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। सो हम बोल सकते हैं फ्यूरियस, वेरी एंग्री मीनिंग होता है इसका। सो फ्यूरियस इसका आंसर हो जाएगा सिनोनियम, क्योंकि फ्यूरियस का भी होता है आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। अगला हमारा जम्बल्ड सेंटेंसेस है यानी PQRS। तो PQRS को करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हें पढ़ लेना है, क्योंकि प्रीलियम्स में 2, मेंस में टोटल 20 होते हैं, तो कितना तक पढ़ते रहेंगे आप। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि DCBA, यानी कि अगर मैं सिर्फ ये पता लगा लूँ कि सबसे पहला वाला कौन सा होगा तो मुझे आंसर भी बहुत आराम से मिल जाएगा। सो देखिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देन ही स्टार्टेड ऑन, तब उसने स्टार्ट किया, किसने? हमें नहीं पता, कब? हमें नहीं पता, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती। आगे देखिए, मोहन फर्स्ट इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टडी स्टिक, यानी मोहन ने सबसे पहले क्या लिया? एक बहुत ही मजबूत स्टिक। सो लग रहा है यहां से स्टार्ट हो सकता है। आगे चलते हैं। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, मतलब कई जगह पे उसने रास्ता खो दिया। सो किसने खोया? हमें नहीं पता, कौन सा रास्ता खोया नहीं पता। सो सी वाला भी कट जाएगा। लास्ट है, इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी जर्नी थी जो वह नहीं भूलेगा। सो कौन नहीं भूलेगा? हमें नहीं पता। सो इसका मतलब डी भी कट गया और सेंटेंस का आंसर हो जाए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीट पढ़ भी सकते हैं, ये एक अच्छी स्टोरी की तरह लग रही है मुझे। सो आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि ये आंसर होगा या नहीं, लेकिन पूरा पढ़ के नहीं करना है। अगला है हमारा वन वर्ड, सेलेक्ट द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सो वन वर्ड बोल रहा है, पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। किलिंग ऑफ वंस मदर, देखिए किलिंग से रिलेटेड लास्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और मैंने वहां भी बताया था, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में CIDE साइड लिखा मिलेगा तो इसका मतलब किसी न किसी के डेथ से जुड़ा होता है। जैसे आपने सुना होगा सुइसाइड, सुइसाइड का मतलब होता है स्वयं की हत्या कर लेना। इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु। सो जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, पहले बहुत होता था कि देख लिया लड़का है या लड़की, लड़की है तो उसको मार देते थे, उसी को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। पैट्री मतलब होता है फादर, मैट्री मतलब होता है मदर, रेजी मतलब होता है किंग। लास्ट टाइम पूछ लिया था किलिंग ऑफ वंस फादर या किंग का पूछा था, और इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, यही सेम ऑप्शन था।
सो इसका आंसर क्या होगा, किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रिसाइड। शायद ये लास्ट, ये वाला पूछा था लास्ट वाले में। सो थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है आपका पैसिव फॉर्म। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको हर बार बता ही देता हूं, कुछ भी नहीं करना होता। ये देखना होता है, 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 और आपके 90% केसेस में यही इतना देखने से आंसर हो जाता है। 10% में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। सो आप इसका मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। और ये एक बस इतना सा देखने से ही आपको आंसर मिल जाएगा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे अगेन हमारे पास क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। सेंटेंस है ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह के एक पीरियड को 2 सप्ताह के दौरान को अगर कहना हो तो क्या कहेंगे। जैसे ए पीरियड ऑफ 7 डेज को हम वीक बोल देते हैं ना, 7 डेज के पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, वीक। सो उसी तरीके से ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स को बोलते हैं 1 मंथ। सो 1 मंथ हो गया 4 वीक्स का, 2 वीक्स का क्या होगा, आंसर करिए। डेकेड मतलब 10 साल, सेंचुरी मतलब 100 साल, तो आपके पास एक ही आंसर बचा, आप कर सकते थे आसानी से। फोर्टनाइट, फोर्टनाइट बोलते हैं 14 दिन को या 15 दिन को भी बोल देते हैं। सो 15 दिन में भी 2 ही वीक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में पखवाड़ा, आप लोगों ने सुना होगा अगर हिंदी की बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे है हमारे पास सेलेक्ट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी जो भी अंडरलाइन यहाँ पे पार्ट है अक्रॉस द डेज, आपको पता करना है क्या ये सही है या गलत। अगर ये गलत है तो कौन सा ऑप्शन इसको सही करेगा। सो अक्रॉस द डेज स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स, यानी स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं रेगिस्तान के एनिमल्स छोटे वाले। बुरो मतलब होता है खोदना, जमीन में जैसे खरगोश चूहे वगैरह खोद के घर बना लेते हैं ना, उसको बोलते हैं बुरो। अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। सो डेजर्ट में क्या होता है ना, दिन में बहुत गर्मी होती है, तो वो लोग दिन में आराम से अपने खोद के अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और रात को फिर वो बाहर आते हैं। सो अक्रॉस द डे, सो बिटवीन डेज नहीं होगा क्योंकि डेली रूटीन की बात की जा रही है। अक्रॉस द डेज नहीं होता। अक्रॉस का मतलब तो हम तब यूज करते हैं ना जब गो थ्रू होना हो किसी से पूरी तरीके से, अक्रॉस द जंगल, अक्रॉस द प्लैनेट, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द डेज नहीं होता, तो ये भी कट गया। विद इन का मतलब होता है के भीतर भीतर, ये भी नहीं होगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय, ये पर्टिकुलर किसी पीरियड को दिखाने के लिए बताया जाता है। सो ड्यूरिंग द डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपने इसका आंसर कर ही दिया होगा क्योंकि इजी था। आगे है मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। स्पेल्ड किसका रॉन्गली कौन सा स्पेल्ड है। तो मॉडर्न, अराइवल, सीरियस, अप्लाउज। हालांकि अगर आप इन चारों को पढ़ेंगे ना आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अराइवल की स्पेलिंग आपको आराम से दिख जाएगी, ARRIVAL होता है ना कि EL। सो अराइवल स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सो ये हमारा राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है अंडरलाइन सेगमेंट, पढ़ते हैं इसको। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड। सो अगर मस्ट के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर वर्ब हैव लग जाए सो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसे याद रखिएगा। वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। सो कह रहा है कि मैं शायद अपना जो एक मतलब कई सारे ग्लव्स या 2 ग्लव्स या ज़्यादा, एक से ज़्यादा ग्लव्स में से एक ऐसा भी ग्लव है जो मैंने अपने कार में छोड़ दिया है या भूल गया था। सो क्या होना चाहिए, देखिए एन ऑफ माई ग्लव्स का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा, एन तो आप काट देंगे। द तब हम लगाते हैं जब हमें पता होता है कौन से ग्लव्स की बात की जा रही है। ग्लव्स को डिफाइन कर देता, जैसे रेड ग्लव्स, ब्लैक ग्लव्स, है ना, कॉस्टली ग्लव्स, ऐसे कुछ बोल देता तो हम द लगा सकते थे। सिंपल द नहीं लगाएंगे। एनी ग्लव्स होगा। देखिए अब एनी और ऑफ वन देखना है आपको। सो अगर वन है, अगर मैं वन को सही मानूं तो इसके बाद ऑफ होना चाहिए और नाउन प्लूरल होना चाहिए। आप देखेंगे GLOVES ग्लव्स प्लूरल है, सो इसका मतलब
एक से अधिक में से एक ग्लव वो कार में भूल चुका है, तो ये सही है। एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, वैसे भी कल भी हमने डिस्कस किया था इसको। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे अगेन हमारे पास क्या आ गया? PQRS। और अभी मैंने आपको बताया है जैसे ही PQRS आए पूरा सेंटेंस हम पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। 10% क्वेश्चन मेंस में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे पढ़ना पड़ सकता है। 10% मतलब क्या हुआ? 10 में से 20 में से 4, राइट, बाकी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो ACDB ये भी बहुत आसान है, यानी कि मुझे सिर्फ ये पता लगाना है पहले कौन सा आएगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट कीप टैपिंग द पॉट। सो टैपिंग मतलब जैसे बर्तन पे वो मारते हैं ना उंगलियों से, ठक 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 करके, ये बोला जा रहा है। तो ए से शुरू तो नहीं होगा। बी में देखिए फाइनली स्लाइड द प्लांट जेंटली। फाइनली क्या करो? धीरे धीरे उतारने की कोशिश करो प्लांट को आराम से। सो ये तो यहाँ से नहीं हो सकता ना किसी भी पैसेज की शुरुआत। आगे द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रीपॉटिंग इज टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करंट पॉट। रीपॉटिंग मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी के बर्तन में पौधा उगा देते हैं, कोई फूल वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, सो उसको बोलते हैं रीपॉटिंग। सो ये हो सकता है कि भाई द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रिपोर्टिंग इज टू रिमूव द प्लांट, मतलब जब वहाँ से पौधे को निकालना हो तो आप क्या करते हैं, तो उसके लिए हो सकता है शुरू हो जाए सी से। आगे पढ़ते हैं, बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट जेंटली। सो ये डी से भी नहीं हो सकता क्योंकि डी में बोला क्या गया है? बिगिन बाय होल्डिंग। किसको शुरुआत करना है, क्यों शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो डी से नहीं हो सकता। सो ऑल इन ऑल हमारे पास एक सेंटेंस, एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका राइट आंसर है। आप देखिए सी के बाद डी दे दिया है ना, पहले बताया था कि कैसे पौधों को निकालना है, फिर बोला गया है कैसे शुरुआत करें। अगेन आप चाहें तो इसको पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, कैलॉस। अब आपको बताना है कैलॉस का मतलब क्या होता है। देखिए कैलॉस का जब भी आपसे पूछेगा, सो सिनोनियम पूछा है ना, पहले ऑप्शन में क्या दे दिया? पहले ऑप्शन में दे दिया इनएक्सपीरियंस्ड, वो देगा ही, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो क्योंकि ये आंसर नहीं है, आगे देखते हैं, मैं बताता हूं क्यों दिया था इनएक्सपीरियंस्ड। कैलोस का मतलब होता है कठोर, जिसके पास कोई फीलिंग ना हो, बहुत ज्यादा निर्दयी टाइप का। सो ऐसा हमको सिनोनियम कहाँ दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, इनसेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है थोड़ा नरम, जो संवेदनशील। इनसेंसिटिव मतलब ढीठ हो बिल्कुल। सो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए एक होता है कैलो, स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है? बस लास्ट में W आ गया OUS की जगह। अब आप समझ गए होंगे कि कैलो का मतलब क्या होता है। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, इसीलिए वो पहले आपको ये लिख के दे देगा ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड ही हो सकता है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, ईडियम, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, यानी आपको बताना है कि ईडियम का क्या मीनिंग है। और अंडरलाइन ईडियम कहाँ है? ये रहा, विदाउट राइम और रीजन। देखिए विदाउट राइम और रीजन का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं, सो उसका कोई रीजनेबल आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता, या कोई तर्क के हिसाब से नहीं करते, बस रैंडमली करते जाते हैं। सो इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4, विदाउट ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। हालांकि ये इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, तो 3 देना नहीं चाहिए था वैसे इन्हें, बिकॉज 3 में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के। और विदाउट राइम और रीजन का मतलब भी होता है कि बिना किसी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन के। सो बिकॉज रीजनेबल है तो आप याद रखिएगा इसको, तार्किक, बिना लॉजिक के काम करने को बोलते हैं विदाउट राइम और रीजन। सो इसीलिए रीजनेबल वर्ड के साथ आप जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे है हमारा एंटोनियम। एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट शब्द, विलोम शब्द। सो हमको जो बताना है, हमको बताना है एफिनिटी। एफिनिटी का अपोजिट बताना है। एफिनिटी का मतलब होता है किसी से लगाव या अट्रैक्टनेस।
सो हमको अपोजिट वर्ड बताना है। अगर सिनोनियम बताना होता तो हम पहला वाला आंसर कर देते। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव, जो आपको थोड़ा अच्छा लगे। सो ये भी आपका सिनोनियम हो जाएगा, या एंटोनियम तो नहीं होगा। वीकनेस का कोई सेंस नहीं है। एवर्जन हो जाएगा आपका एंटोनियम। एवर्जन का मतलब होता है जैसे घृणात्मक, AVER है ना, एवर्स। एवर्स मतलब होता है हेट करना। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक। तो रूल मैंने बताया है, सबसे पहले आप सेंटेंस को पूरा रीड करिए। कोई चांस मत लीजिए कि भाई मैं बीच में ऐसे ही होशियारीगिरी करके चला जाऊंगा, तुरंत गलत हो सकता है आपका। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करिए जरा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। इट इज डैश टू सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस। हमारे साथ के बहुत सारे इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स। उन्होंने क्या किया था? मदद करते हैं किसकी? माइग्रेंट्स की। इन देयर स्ट्रगल टू होम, ताकि वो अपने स्ट्रगल के समय अपने घर जा सके। सो ऐसा देखकर ये अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले आपको ये सोचना है। तो ये तो अच्छी बात है, ये कोई नेगेटिविटी को तो शो नहीं कर रहा कि भाई जब हमने देखा हमारे इंडियन फेलोज जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं, सो हमें अच्छा लगा होगा। सो क्या हुआ होगा? आंसर क्या होगा? सेवरिंग। सेवर मतलब होता है टेस्ट। रीयूनाइट मतलब रीयूनाइट होना। रैलिश मतलब मज़ा आना। हार्टनिंग मतलब होता है थोड़ा जैसे जो आपको एनकरेज करें। सो क्या आंसर हो सकता है? सेवरिंग टेस्टफुल तो नहीं होगा। रीयूनाइट का कोई सेंस नहीं बनता। इट इज रीयूनाइटिंग टू सी। टू सी ऐसा वर्ड को बताना है जो टू सी को डिफाइन करे, उसको देख करके हमको कैसा लगता है। रैलिशिंग मतलब मज़ा आना, हो सकता है आंसर हो। हार्टनिंग का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो आपको होप फील करवाए, जो आपको आशा से भर दे, या कि आपको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एनकरेज करें। सो इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ हार्टनिंग। आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा ना, डिसहार्टनिंग मतलब निराशा से भरा हुआ, डिसहार्टनिंग। सो वहाँ से भी इस वोकैबुलरी को याद रख सकते हैं। आगे देखिए, इनकरेक्टली सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। टिटिलेट, मैरिएट, इनिशिएट, एग्रवेट। सो इसका क्या आंसर होना चाहिए? कमेंट करके ज़रा बताइए मुझे। चलिए देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है टिटिलेट की स्पेलिंग होती है TITILLATE। आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, LL। सो हमें पता चल गया कि हमारा रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। टिटिलेट का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड होना किसी भी चीज़ में। सो टिटिलेट में LL लगता है, याद रखिएगा। ये टिटिलेट जो है ना, शायद CHSL में ही और पूछा गया था, पेपर तो रिपीट करते हैं ये। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिस पार्ट ऑफ द सी, यानी सी का जो ये वाला हिस्सा है, ये विद साक्स से भरा हुआ है। सो आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जो अपने बाद में विद लेता हो, प्रीपोजिशन विद लेता हो, यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। कौन सा हो सकता है? सफिसेस, टीम्स, क्राउड और एक्सपेंड्स। क्राउड और एक्सपेंड्स तो आप कट कर देंगे। सफिसेस मतलब होता है काफ़ी, मतलब सफिशिएंट होता है ना। टीम विद, टीम का मतलब ये स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग TEAM नहीं है, TEEM है। इसका मतलब होता है ज़्यादा संख्या में होना। क्या मतलब होता है? ज़्यादा संख्या में होना, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन विद लेता है, टीम विद, भरा हुआ होना। सो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे है हमारा इनडायरेक्ट, यानी कि नरेशन। सो ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बहुत सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे पास्ट है या नहीं, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है या पास्ट, फिर उसके बाद बस आपको चेंज करना होता है। ये देख लिया, 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 ये बस यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। नज़र घुमाना है, 10 सेकंड में आंसर आपके हाथों में। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। यहाँ आपको ईडियम बताना है, और ईडियम क्या लिखा हुआ है हमारा? टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी।
टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी तो लास्ट वाले में भी पूछा गया था, कितना रिपीट कर रहे हैं ये। आजकल क्या हो गया ना दोस्तों कि पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते, आप बच्चों को बता नहीं सकते कि क्या मैथ्स में पूछा जा रहा है, क्या इंग्लिश में पूछा जा रहा है। या ऐसा करने से क्या होगा ना कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, FIR लॉज हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है ना रिपीट कर देते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि बच्चों को तो पता है नहीं कि क्या आया है कल के एग्जाम में, एकदम रिपीट कर देते हैं। चलिए मुझे याद आया FIR से, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बता सकते हैं कि FIR की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको FIR की फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि जिनको नहीं पता हो वो भी देख सके। देखिए आप लोगों ने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, जले पर नमक छिड़कना। उसका मतलब क्या होता है, एक तो पहले से ही उसको नुकसान हुआ, ऊपर से आप कुछ और ऐसा कर दो जिससे उसको नुकसान हो जाए। इंग्लिश में बोलते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। सो कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को खराब और ज्यादा खराब कर देना, ये आंसर होगा। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, बाकी आंसर नहीं है। इसका एक और होता है इडियम, क्या होता है वो? टू फ्लेम द फायर, आग में घी डालना, यानी दो लोगों के बीच पहले ही लड़ाई हुई है और उसको भड़का देना। सो इसको भी याद रखिएगा आप। आगे देखिए ग्रामेटिकल एरर, आपको ढूंढना है कौन से पार्ट में एरर है, पढ़ते हैं। इफ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस, अगर आप कोई घर अपने ऑफिस के नजदीक में लेते हैं, इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। अच्छा यहाँ पे यू टाइम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे योर टाइम होना चाहिए था। सो यहाँ पे बेसिकली टाइपिंग का एरर है आई गेस। नाउ इट इज गुड। सो आपको आगे बताना है, यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं था। सेव योर टाइम एज वेल एज ऑल्सो योर मनी। सो एज वेल एज मतलब होता है भी, ये भी है ना, ये भी साथ में, और ऑल्सो का मीनिंग भी सेम होता है, तो आप दोनों को एक साथ कैसे ले सकते हो? सो एरर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2 में। अच्छा अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर्स ही करना चाहते हैं CGL या CHSL का, तो हमने सेपरेट वीडियो सिर्फ कॉमन एरर्स के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक के, एंटोनियम सिनोनियम के भी निकाले हुए हैं। सो आप लोग जाकर के उनको भी देख लीजिएगा, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय आशीष सर लगाकर, या हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद। आओ पढ़ के जरा आंसर करिए पॉज करके, क्या हो सकता है आंसर? नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड। हम यहां से देखिए, ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसल द आउटिंग। आउटिंग मतलब बाहर जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए। सो बिजी था वीकेंड, मतलब अंतिम सप्ताह का अंतिम दिन बिजी था, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा? हमें कैंसिल करना पड़ा आउटिंग को, पास्ट टेंस में है। सो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। जरा बोल के देखिए इस सेंटेंस को कि हम बिजी थे, उसके बावजूद हमको आउटिंग करने के लिए कैंसिल करना पड़ा। तो ये तो नहीं बनेगा ना सेंस, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ मतलब तो नेगेटिव, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्ट चीजों को दिखाना चाहिए था। जैसे बोल देता कि पूरा वीकेंड बिजी होने के बावजूद हम ट्रिप पर चले गए, तो वहां पे इन स्पाइट ऑफ शायद ठीक हो सकता था। यहाँ पर हमको रीजन बताना है कि भाई मैंने आउटिंग कैंसिल क्यों किया, बिकॉज मैं बिजी था। सो आप यहाँ लगा दीजिए बिकॉज और एज, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी एरर है ऑप्शन नंबर 2 में। आगे चलते हैं लैविश। बहुत आसान वर्ड है, आपको पता होगा इसके बारे में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंटोनियम, विलोम शब्द बताना है लैविश का। लैविश बोलते हैं ना, लैविश लाइफ जीना, एकदम ऐशो आराम, जहां पर आप बहुत खर्चा, लग्जीरियस लाइफ। सो ये जो है ये सिनोनियम है, हमें तो एंटोनियम ढूंढना है, तो एंटोनियम हो जाएगा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। लेट मी रिपीट, एक वर्ड होता है स्टिंगी, इसका मतलब होता है कंजूस,
और फ्रूगल का मतलब कंजूस नहीं होता है, कंजूस मत समझ लीजिएगा। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, मतलब जो पैसों को खर्च तो करता है लेकिन समझदारी के साथ। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस, जो खर्ची ना करें। आगे देखिए, आगे है हमारा क्लोज टेस्ट। सो क्लोज टेस्ट करने का सबसे आसान सा तरीका है कि पूरे सेंटेंस, पूरे पैसेज को, पूरे पैराग्राफ को पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें। हालांकि एग्जाम में जब आप पूरा एकदम अच्छे से ट्रेंड होके जाएंगे तो आपको नहीं भी पढ़ना पड़ सकता है, बट कई केसेस में तब भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। तब ऐसे में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ लिया हो। चलिए, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ। देखिए, अभी जब आगे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, CGL का या CGL का तो हो गया है, CHSL का, तो वहाँ पे क्लोज टेस्ट आएंगे, है ना। सारे के सारे एग्जाम में एक क्लोज टेस्ट जरूर होगा 5 नंबर का। फिर इसके बाद आप मेंस देंगे इंग्लिश का, वहाँ भी होगा। अगर आप चाहते हैं इनकी प्रैक्टिस करना, सो मैं आपको तरीका बताता हूँ। NCERT का बुक लीजिए या PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से ग्रेड का, 8 का, 9 का, 10 का। इसमें जितने भी इंग्लिश के चैप्टर्स होंगे लिटरेचर में, जिसमें स्टोरीज वगैरह लिखी होती हैं, उनका स्टार्टिंग का 10 लाइन पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं इस चीज़ को नोट कर रहा था कि जितने भी पिछले बार इन्होंने CGL में पूछे थे वो इन्होंने NCERT से ही लिया था। सो ये भी मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि ये भी NCERT से है। ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4, आप चाहें तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ से पढ़ेंगे ना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। क्या पता अगर आपका लक अच्छा रहा तो एग्जाम में बिल्कुल वही आ जाए, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा। इतने सारे क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, आलसी लोग होते हैं SSC वाले, क्या करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर कंप्लीट फूल्स। मूर्ख थे राजा भी मंत्री भी। दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स डैश अदर किंगडम्स, सो दे डिसाइडेड टू नाइट इनटू डे। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको मिल गया होगा आंसर। दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स सेम, नहीं सेम्स क्यों होगा, लाइक होना चाहिए। दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स लाइक अदर किंगडम्स, राइट, लाइक अदर किंगडम्स। सेम अदर किंगडम्स नहीं होगा, सेम तो किसी चीज को दिखाने के लिए किया जाता है ना, कि भाई वो सेम चीज है। सो लाइक हो जाएगा। दे डिडंट वांट टू डू थिंग्स लाइक अदर किंगडम्स, सो दे डिसाइडेड टू adjust, agree, change. So they decided to change night into days and day into night. पूरा पढ़ने का बेनिफिट होता है, आप पूरा पढ़ के ही आप सॉल्व करिएगा। तो आगे देखते हैं। They dash that everyone should awake at night. So they ordered. They rule तो होगा नहीं, believed presented का कोई सेंस नहीं बनता, so ordered. उन्होंने ऑर्डर किया कि that everyone should be awake at night. रातों को जागना है। डैश देयर लैंड्स एंड रन देयर, सो अपने लैंड को क्या करना चाहिए, टिल, कट, सो, डिग। सो डिग क्यों करेंगे, है ना। सो एंड रन देयर डैश ओनली आफ्टर डार्क, और सिर्फ रात होने के बाद ही स्टार्ट करना है अपना करियर, बिजनेस, लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस में सब चीज आ जाएगी ना। करियर नहीं लेंगे, करियर की बात थोड़ी ना चल रही है यहाँ पे। लाइवलीहुड तो उन चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें जिससे आप पैसा कमाते हैं, वो आपकी लाइवलीहुड होती है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ रन करने के लिए होता है तो वो बिजनेस होगा। लाइवलीहुड रन नहीं करेंगे, अर्न करते हैं। सो रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क एंड शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। जैसे ही सूरज आए सोने के लिए चले जाओ। तो अच्छा, लास्ट जो 4th है ना यहाँ पे, इसका आंसर टिल दिया हुआ है। सो का मतलब होता है बीज बोना,
तो हो सकता है कि इसका आंसर टिल ही सही फिट हो। हालांकि जो आपका आंसर भी टिल दिया था और NCERT के बुक में भी इसका टिल ही लिखा हुआ है। टिल का दो मतलब होता है, एक तो आपने जो टिल अनटिल वाला यूज करते हैं, एक टिल का मतलब होता है जैसे दुकान में क्या होता है कि जैसे कई बार आप दुकान में जाते हैं तो गुल्लक पे पैसा देते हैं ना, मतलब गल्ला बोलते हैं उसको, पैसे देते हैं तो वो गल्ले में रखते हैं, तो उस गल्ले के लिए काम करना एक तरीके से टिल कहलाता है। सो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे टिल ले रखा होगा आंसर, उसको भी टिल कह देते हैं। सो ये इसका राइट आंसर दिया हुआ था। हालांकि मुझे लग रहा था सो होना चाहिए, बट आंसर इसका ये दिया हुआ था। सो ये था हमारा 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट। अगली बार जो हम करेंगे वो होगा हमारा 6 अगस्त का सेकंड शिफ्ट, पेपर नंबर 23। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी हमारी क्लासेस आती हैं हम आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं, और कई सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो आप उनको आंसर कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करेगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।